गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आई से करंट अफेयर जो कि पीटी 365 के थे 2021 के लिए टॉपिक पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा था, उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए पार्ट 10 प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब इसके अंदर हम पहला जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का। जानते हैं ये एक्ट न्यूज में क्यों रहा है। देखिए बच्चों, रिसेंटली पार्लियामेंट ने यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इनैक्ट कर दिया है। तो भाई क्या अमेंडमेंट लाए गए हैं इस 2019 के अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, क्योंकि इसके पहले तो जो है वो हमारा चल रहा था आरटीआई एक्ट 2005। तो क्या अमेंडमेंट आए हैं समझते हैं। सबसे पहली चीज तो जो फिक्स टर्म था इसे रिमूव कर दिया गया है। देखिए आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से क्या था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और इंफॉर्मेशन कमीशन जो भी सेंट्रल और ये स्टेट लेवल के होते थे, ये यहाँ पे 5 सालों के लिए अपनी ऑफिस संभालते थे, उनका टर्म होता था। लेकिन जो अमेंडमेंट आया 2019 का, इसने इस प्रोविजन को हटा दिया और ये कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि आखिरकार कितने टाइम के लिए ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वगैरह, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो चाहे वो स्टेट लेवल के हो, ये दोनों ही कितने वक्त के लिए काम करेंगे। ये कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा अमेंडमेंट आया इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी। तो देखिए 2005 का जो आरटीआई एक्ट था उसके हिसाब से था क्या कि जो सैलरी थी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, चाहे सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे जो सैलरी थी, ये सैलरी इक्विवेलेंट थी टू द सैलरी पेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। फिर समझिए, देखिए जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। जो सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलती, यही सैलरी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलती। सेंट्रल लेवल की बात हो रही, ठीक है। और जो सैलरी इलेक्शन कमिश्नर्स को मिलती, वही सैलरी यहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलती। क्लियर है? तो ये सेंट्रल लेवल पे होता। उसके बाद स्टेट लेवल पे जो सैलरी यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, वो सैलरी मिलती जो सैलरी इलेक्शन कमिश्नर्स को मिलती, ठीक है, स्टेट लेवल पे। और उसके साथ यहाँ पे जो सैलरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलने वाली थी, वो वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी होंगे उस स्टेट की गवर्नमेंट के, जो सैलरी उनको मिलती, वही सैलरी स्टेट के अंदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलती। तो ये कुछ सैलरी का स्ट्रक्चर था। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट आया है उसके हिसाब से अब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि क्या सैलरी, क्या अलाउंसेस, क्या दूसरे टर्म्स रहेंगे, कंडीशंस रहेगी सर्विस की, सेंट्रल और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की। समझ आ गई बात? और तीसरा अमेंडमेंट ये करा है कि जो प्रोविजन थी रिगार्डिंग डिडक्शन इन सैलरी, उसे हटा दिया गया है। जो कि प्रोविजन थी आपकी डिडक्शन जो कि सैलरी में थे आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, या आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, ड्यू टू पेंशन या कोई भी दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो कि उनको मिलते हैं, उनकी जो गवर्नमेंट सर्विस उन्होंने पहले दी है उसके प्रति। तो ये यहाँ पे प्रोविजन हटा दी गई है, ये रिडक्शंस हटा दिए गए हैं। अब अमेंडमेंट जिस एक्ट में कर रहे हैं उस एक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए 2005 का जो आरटीआई एक्ट है, ये गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक बनाता है। मतलब जनता पे सारा का सारा जो है वो ध्यान होना चाहिए और जनता के पास के सारे हक होने चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन पा सके पब्लिक अथॉरिटीज से, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाता है कि मान लीजिए कि किसी जनता के किसी बंदे ने क्या करा कि इन्फॉर्मेशन मांगी और उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो ये जिसको दुख दर्द है, जो उसको तकलीफ हुई है, इन्फॉर्मेशन नहीं है मिली, तो इस ग्रीवियांस को रिड्रेस करने के लिए, दुख दर्द को दूर करने के लिए एक मैकेनिज्म भी यहाँ ये बनाता है इस एक्ट के अंदर। तीसरी बात यह है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का एप्लीकेंट होगा, जिसने अप्लाई करा होगा, इज नॉट रिक्वायर्ड टू एनी रीजन। इसको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए आप बताइए आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, ये रीजन देने की इसको जरूरत नहीं है। चौथी ये बात कहता है कि पब्लिक अथॉरिटी यहाँ पे क्या करें कि अपनी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उन्हें डिस्क्लोज करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उनके फंक्शंस क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या है, पावर्स ड्यूटीज़ क्या है उनके ऑफिसर्स की या एम्प्लॉयज़ की, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सब वो बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे। साथ में जो सेक्शन नंबर 2 है उसका पार्ट एच है इस आरटीआई एक्ट का, जिसमें पब्लिक अथॉरिटी के बारे में लिखा है कि पब्लिक अथॉरिटी के अंदर वो कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बॉडी या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन आता है जो कि सेल्फ गवर्नमेंट का है, जिसे इस्टेब्लिश या फिर इसे इस्टेब्लिश किया गया हो या कॉन्स्टिट्यूट करा गया हो किसी मतलब बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टैब्लिश करा गया हो या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एस्टैब्लिश किया गया हो, या फिर
बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, या किसी भी लॉ जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है उसके अंदर इसे कॉन्स्टिट्यूट या फिर एस्टैब्लिश करा गया हो, या बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, या तो कोई दूसरा लॉ जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है उसके तहत इसको बनाया या जो है बनाया गया हो, एस्टैब्लिश किया गया हो, और या फिर एक नोटिफिकेशन इशू करी गई हो या ऑर्डर करा गया हो आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा और उसके अंदर इसको एस्टैब्लिश या कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो। ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी हो जाएगी। अब देखिए अथॉरिटीज जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को देंगी। अब वो कौन अथॉरिटी है? देखिए पब्लिक अथॉरिटी जो होती हैं वो यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डेजिग्नेट करती हैं और इनका नाम होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और यही पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जिम्मेदारी होती है कि ये इन्फॉर्मेशन दे 30 दिनों के भीतर। मतलब अगर मान लीजिए इस बंदे ने वो इन्फॉर्मेशन मांगी है तो 30 डेज के भीतर इसको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि इसकी लाइफ या लिबर्टी का सवाल है तो इसको 48 आवर्स के 48 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। अब बात आती है अपील मैकेनिज्म की, कहाँ अपील किया जा सकता है? देखिए अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, मतलब कुछ केसेस में 48 घंटे और यहाँ पे नॉर्मली 30 दिनों के भीतर अगर नहीं मिलती इन्फॉर्मेशन, तो जो आरटीआई एप्लीकेंट है वो अपील कर सकता है जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट। अब अपील कैसे करेगा यहाँ पे गौर से समझिएगा बच्चों। पहला यहाँ चलेगी फर्स्ट अपील अथॉरिटी और दूसरी होती है फाइनल अपील अथॉरिटी। ठीक है, तो पहली जो अपील अथॉरिटी है ये किसके हाथ में है? ये पब्लिक अथॉरिटी के हाथ में ही होती है। मतलब फर्स्ट एप्लीटेड अथॉरिटी ये होती है टू बी एन ऑफिसर जो कि रैंक में सीनियर होता है टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के। और जो फाइनल एप्लीटेड अथॉरिटी होती है उसमें सेंट्रल या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आती है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज जान लेते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस ने डिसाइड करा कि हम फिर से ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की वर्किंग को देखेंगे। अब ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इनके बारे में कुछ बात जान लें। तो देखिए सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ये दोनों ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू इसे बनाया गया है और इसे किस एक्ट के अंदर बनाया गया है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इस एक्ट के अंदर बनाया गया है। ये यहाँ पे फाइनल एप्लीटेड अथॉरिटी है आरटीआई एक्ट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फाइनल एप्लीटेड जो अपील आप कर सकते हो वो यहीं पे कर सकते हो। इनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जैसे कि पेनाल्टी लगा सकती हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने कोई गलती करी है तो, या फिर ऐसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो है वो इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती हैं। इनके लिए इनके पास इंक्वायरी जब ये करेंगी ना तो इनके पास सेम वैसी पावर होगी जैसे कि सिविल कोर्ट की पावर होती है, तो सिविल कोर्ट की पावर इनके पास हो जाती है और कई सारी और पावर्स भी होती हैं। अब देखिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है ये एक एनुअल रिपोर्ट रखती है पार्लियामेंट के सामने, हर साल एक रिपोर्ट रखती है। और वही जगह जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है ये भी रिपोर्ट हर साल रखती है, वो लेकिन अपनी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखती हैं। और ये रिपोर्ट किसके थ्रू रखती हैं? एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के थ्रू रखती हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है वो सेंट्रल के केस में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होती है और स्टेट के केस में ये सर्विस डिपार्टमेंट होती है। हालांकि ये जो रिपोर्ट्स है ना दोनों जो रखी जाती हैं हर साल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, भैया इस पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाता, डिस्कस नहीं होती। और यही एक बात है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन लॉ की एफिकेसी है उस पर सवाल उठाता है। अब हुआ क्या है कि पहली दफा जो इस बॉडी की फंक्शनिंग है वो डायरेक्टली स्क्रूटनाइज करी जाएगी एक पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। ठीक है, ताकि देखा जाए कि भैया इनकी फंक्शनिंग वगैरह अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। अब कुछ बात और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जानते हैं बच्चों। इस कमीशन के अंदर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आते हैं और 10 मेंबर से ज्यादा लोग नहीं होते, मतलब 10 मेंबर्स तक हो सकते हैं और एक होते हैं आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और बाकी जो 10 मेंबर है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, इनको अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट अपने आप से नहीं करते, ये एक रिकमेंडेशन होती है एक कमेटी की जिसके अंदर प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन होते हैं। एक कमेटी होती है, प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट करे जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इन तीनों लोगों की एक कमेटी बनती है और ये कमेटी रिकमेंड करती है कि आप अपॉइंट करिए यहाँ पे, ये बात प्रेसिडेंट को कहती है कि आप यहाँ पे अपॉइंट करिए और फिर ये अपॉइंटमेंट करते हैं। अब
ये जो पर्सन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मतलब काफ़ी जाने माने पब्लिक लाइफ के जो है जाने माने लोग होने चाहिए, जिनके पास वाइड नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो लॉ की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, सोशल सर्विस की फील्ड में, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की फील्ड में। अब देखिए, ये मेंबर ना हो पार्लियामेंट के, या फिर ये मेंबर नहीं होने चाहिए लेजिस्लेचर के भी, स्टेट लेजिस्लेचर के, ना ही जो है एमपी, ना ही कोई एमएलए, ये दोनों ऐसे नहीं होने चाहिए, या फिर कोई यूनियन टेरिटरी के मेंबर वगैरह ना हो, जैसा भी केस हो, या फिर भाई ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करते हो, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड होने चाहिए, ना ही कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो या कोई ऐसा जो है प्रोफेशन वगैरह कर रहे हो, ठीक है। और ये यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये कुछ बात हमने कर ली इन लोगों के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्या है ये एक्ट बच्चों, समझते हैं थोड़ा सा हम। न्यूज में सबसे पहले जानते हैं क्यों रहा। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये रिप्लेस कर रहा है जो हमारा पुराना वाला एक्ट था 1986 वाला, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके अब ये आ गया है फोर्स में। अब क्या प्रोविजंस हैं इस 2019 वाले एक्ट के, जरा समझते हैं। पहली प्रोविजन तो क्रिएशन ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम प्रमोट, प्रोटेक्ट और इन्फोर्स करें राइट्स कंज्यूमर्स के, है ना, जो हमारे कंज्यूमर्स के हक हैं। और साथ में ये असेस करा जाए बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो सारे केसेस देखेगा और अपनी रिपोर्ट अथॉरिटी को सबमिट करेंगे, ठीक है। इनके पास अब पावर किस चीज की समझते हैं। पावर ये है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकते हैं अगर मान लीजिए कहीं किसी भी कंज्यूमर के राइट्स का हनन हुआ है, मतलब वायलेशन हुआ है, या इंस्टीट्यूट या कंप्लेन वगैरह हुई है, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये, क्लियर है। दूसरी, रिकॉल कर सकते हैं अनसेफ गुड एंड सर्विसेज को, ऑर्डर रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा, ऑर्डर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कि ये कह सकते हैं, ऑर्डर कह सकते हैं कि भैया जो कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है उसे यहाँ पर रोको, या फिर कोई आपको बहकाने के लिए कोई उल्टे सीधे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं तो उनको रोकने के लिए कह सकते हैं। साथ में पेनाल्टी वगैरह भी लगा सकते हैं उन मैन्युफैक्चरर्स पर या इंडोर्सर्स पर या पब्लिशर्स पर जो कि ऐसे एडवर्टीजमेंट कर रहे हो जो कि मिसलीड कर रहे हो जनता को। साथ में केसेस वगैरह भी अपने आप से फाइल कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अ क्लास ऑफ कस्टमर्स, देयर बाय इनिशिएटिंग क्लास एक्शन सूट्स। तो ये अपने आप से कुछ क्लास ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए ये यहाँ पे फाइल कर सकते हैं केसेस भी। अब देखिए, क्लास एक्शन जो है, क्लास एक्शन सूट इनिशिएट कर सकते हैं ना, तो क्लास एक्शन जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एक्शन भी कहते हैं, क्लास एक्शन को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एक्शन बच्चों कहते हैं। ये एक ऐसा तरह का लॉ सूट होता है जहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब काफी ज्यादा जो लोगों का ग्रुप होता है, वो कलेक्टिवली ब्रिंग्स अ क्लेम टू द कोर्ट, एक साथ जो है वो कोर्ट में कोई चीज के लिए क्लेम करने आता है। और इसे ज़्यादातर जो है फाइल करा जाता है जब लोग जो हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हो सेम या सिमिलर इंजरीज से। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सेम दिक्कत से जूझ रहे हैं, तो ऐसा आता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लास एक्शन सूट, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट एजुकेशन प्रोसेस। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, अब यहाँ पे इनके पास पावर हो जाएगी, किसके पास, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के पास पावर होगी कि अब ये यहाँ पे फिर से खुद के ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। और दूसरी पावर होगी एम्पावरमेंट ऑफ कंज्यूमर कमीशंस टू इन्फोर्स देयर ऑर्डर। एम्पावरमेंट, इनके पास पावर होगी कंज्यूमर कमीशंस की कि अब ये अपने ऑर्डर को यहाँ पे इन्फोर्स कर सकते हैं। तीसरा होगा डीम्ड एडमिसिबिलिटी ऑफ कंप्लेंट्स इफ द क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी इज नॉट डिसाइडेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 21 डेज। अगर क्वेश्चन जो है, सवाल है आपका एडमिसिबिलिटी पे, वो 21 दिन के भीतर नहीं अगर डिसाइड होता है, तो ये कंप्लेन की जो है एडमिसिबिलिटी देखेंगे। और चौथा ये है कि ईज ऑफ अप्रोचिंग कंज्यूमर कमीशंस थ्रू फाइलिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ रेजिडेंस वर्क, ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर हेयरिंग। अब यहाँ पे क्या है, आसानी दी जाएगी कंज्यूमर कमीशंस को, कंज्यूमर कमीशन तक काफ़ी आसानी से पहुँच सकते हो। कैसे कि आप यहाँ पे घर से बैठे बैठे या वर्क से अपने जहाँ पे काम करते हो वहाँ से बैठे बैठे आप फाइल कर सकते हो केसेस को, ई फाइलिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी हेयरिंग के लिए, सुनवाई के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें यहाँ पे चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। इसके अंदर कोई भी सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। रेगुलेटर की बात करें तो कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, लेकिन 2019 वाले के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाया जाएगा।
अब दूसरा कंज्यूमर कोर्ट की बात करें तो 1986 में क्या था, कंप्लेन जो है उसे फाइल कराया जाता था कंज्यूमर कोर्ट में, जहां पे सेलर जो सामान बेच रहा है उसको ऑफिस लोकेटेड हो, वहां पे ही जहां पे सेलर का ऑफिस लोकेटेड होता था वहीं पे ही कंप्लेन उसी जगह पे उसी वहां के कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करी जाती थी। लेकिन यहाँ पे 2019 वाले में कंप्लेन फाइल करी जा सकती है कंज्यूमर कोर्ट में, जहाँ पे कंप्लेनेंट डिसाइड करता हो, काम करता हो, जो कंप्लेन कर रहा है जहाँ पे बंदा वो रहता हो वहां के कंज्यूमर कोर्ट में भी कंप्लेन फाइल करी जा सकती है। उसके प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात करें तो 1986 में कोई भी प्रोविजन नहीं थी, कंज्यूमर जो है वो सिविल कोर्ट जाता, बट यहाँ पे कोई भी कंज्यूमर कोर्ट नहीं था। लेकिन यहीं पे 2019 में कंज्यूमर अब कंपनसेशन पा सकता है अगर कोई उसको किसी प्रोडक्ट की वजह से कोई दिक्कत हुई है या किसी सर्विस की वजह से कोई दिक्कत हुई। अब प्रिक्यूशनरी जुरिडिक्शन की बात करें तो यहाँ पैसे से रिलेटेड बात बताएं तो पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट अप टू 20 लाख, स्टेट अप टू 20 लाख टू 1 करोड़ और नेशनल जो है 1 करोड़ से ऊपर था। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट 1 करोड़ तक हो गया है, स्टेट 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो गया है और नेशनल 10 करोड़ तक से ऊपर हो गया है। ई कॉमर्स की बात करें तो पहले कोई प्रोविजन नहीं थी क्योंकि इतना ज़्यादा ई कॉमर्स था नहीं, लेकिन अब सारे रूल्स जो है जो डायरेक्ट सेलिंग जो होती है ये ई कॉमर्स तक भी पहुंचते हैं। मीडिएशन सेल्स की बात करें तो पहले कोई लीगल प्रोविजन इसके लिए नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट वगैरह रिफर कर सकते हैं सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, कि आप मीडिएशन के थ्रू सेटलमेंट कर दीजिए। कुछ एक बात और बताती हूँ, 6 कंज्यूमर राइट प्रोवाइडेड इन द न्यू एक्ट, जो नया वाला एक्ट आया है 2019 का, उसके अंदर बच्चों 6 और कंज्यूमर राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर्स को। तो पहला, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कोई ऐसा गुड्स है जिसकी मार्केटिंग हो रही है, कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस है जिसकी मार्केटिंग हो रही है और ये किसी की जिंदगी को खतरा है या किसी प्रॉपर्टी को खतरा है, तो ऐसी चीज के लिए प्रोटेक्शन दिया जाएगा। दूसरा राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म। इन्फॉर्म कैसे? क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड और प्राइस जो कि गुड्स प्रोडक्ट या सर्विस का है, इसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा ताकि यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करा जाए अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तीसरा जो है वो राइट टू बी अश्योर्ड। देखिए जब भी पॉसिबल हो तो कई सारे गुड्स की वैरायटी को एक्सेस करना, प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज की वैरायटी को एक्सेस करना कॉम्पिटिटिव रेट्स पे, क्योंकि एक मोनोपोली तो हमेशा कंज्यूमर के लिए दिक्कत देती है, तो कॉम्पिटिटिव रेट्स पे इसको पा पाए, ये भी है एक राइट। चौथा राइट दिया है राइट टू बी हर्ड। मतलब यहाँ पे अगर कंज्यूमर का इंटरेस्ट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एंड टू बी अश्योर्ड दैट कंज्यूमर इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ड्यू टू कंसिडरेशन एंड एप्रोप्रिएट फोरा। तो यहाँ पे हम सुनवाई होगी अगर कंज्यूमर की कोई भी है, कंज्यूमर के हक के लिए कोई बात हो रही। पांचवा राइट दिया गया है राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर मान लीजिए कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, कोई गलत बात है, कोई रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है या कोई अन स्कल्पचुअस एक्सप्लॉयटेशन किसी कंज्यूमर का किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो है इस दुख दर्द को लेके जा सकते हैं और ये हमारे पास राइट होगा रिड्रेसल का, मतलब इस बात से सोल्यूशन पाने का, है ना, दुख दर्द को सुना जाएगा। और छठा राइट है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, कि भैया और कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो। अब उसके बाद आता है यहाँ पे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। देखिए जो कंप्लेन जो है ये जो रिफर करी जाएगी कंज्यूमर कमीशन के द्वारा, ये मीडिएशन के लिए, जो मैंने मीडिएशन आपको पढ़ाया है पुराने प्लीज लेक्चर्स देखिए, इसी के अंदर पीटी के 65 के अंदर हमने ई लोक अदालत में मीडिएशन को समझा था थोड़ा सा अच्छे से। देखिए जो कंप्लेन जो रिफर करी जाएगी कंज्यूमर कमीशन के द्वारा मीडिएशन के लिए, जहां पे भी इनको लगता है कि फटाफट से सेटलमेंट हो सकता है, पार्टीज भी एग्री कर रही हैं दोनों, तो क्या करेगी कंज्यूमर कमीशन, ये मीडिएशन करवा देगी। और मीडिएशन जो है वो मीडिएशन सेल्स में होगा, मीडिएशन सेल्स में होगा ऐसा मीडिएशन, और जो सेल्स एस्टैब्लिश करे जाएंगे अंडर एजेस ऑफ द कंज्यूमर कमीशन। कोई भी अपील आप नहीं कर सकते हो अगर आपने मीडिएशन के थ्रू सेटलमेंट किया है तो। उसके बाद ई कॉमर्स एंटिटीज को लेके क्या बात कही गई है, ये कहा गया है कि यहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी रिटर्न से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड, वारंटी या गारंटी से रिलेटेड जो कि डिलीवरी की है, शिपमेंट की है, पेमेंट का मोड कैसा होगा, अगर ग्रीवियांस रिडर्सल मैकेनिज्म कहता होगा, कंज्यूमर को नहीं समझ में आए कोई चीज़ तो उसका दुख दर्द कैसे दूर करोगे आप, उसके साथ पेमेंट मेथड क्या रहेगा आपका, सिक्योरिटी क्या है पेमेंट मेथड की, उसके बाद चार्ज बैक ऑप्शंस वगैरह सब कुछ, जिसमें आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ से ये प्रोडक्ट आया है ना, ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा जो कि कंज्यूमर के लिए ज़रूरी है, ताकि कंज्यूमर को सब कुछ पता हो प्री परचेज स्टेज पे ही, है ना, ये मतलब खरीदने से पहले सब कुछ आपको सामने रख दीजिए कंज्यूमर के, और सब वो जान समझ के आपकी खरीदारी करें।
उसके साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे एक्नॉलेज करेंगे कि रिसीट लेंगी किसी भी कंज्यूमर कंप्लेन की, और ये जो है इसे ध्यान में रखेंगे, सॉल्व करेंगे विदिन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर इन्हें सॉल्व करना होगा। साथ में कंप्लेन वगैरह अगर दी गई है ना, तो उसको भी यहाँ पे दूर करा जाएगा विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट अंडर दिस एक्ट। ठीक है, 1 महीने के भीतर काम करना होगा। इस पर्पज के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा ग्रीवियांस रिड्रेसल ऑफिसर को, ई कॉमर्स की जो साइट्स वगैरह हैं इनको, प्लेटफॉर्म्स। अब देखिए सेलर जो है वो अपने सामान को, अपने गुड्स को वापस लेने से मना नहीं कर सकते, ना ही जो है सर्विसेज को विड्रॉ कर सकते हैं, ना ही रिफंड देने से मना कर सकते हैं अगर गुड्स या सर्विस उनकी दी गई डिफेक्टिव निकल जाए, डेफिशिएंट निकल जाए, मतलब बेकार हो, या डिलीवरी उसकी बहुत लेट हुई हो, या फिर जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा था उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर उस प्रोडक्ट को लेके अगर वो सब यहाँ पे उसके अंदर देखने को प्रोडक्ट के अंदर ना मिला हो। साथ में ये रूल्स रोक लगाते हैं ई कॉमर्स कंपनीज को कि आप प्राइजेस जो कि गुड्स और सर्विसेज के हैं उसमें बदलाव या मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, कि भैया आपको फर्जी का प्रॉफिट मिल जाए तो आलतू फालतू आप प्राइजेस इसके अंदर नहीं लगा सकते हैं। साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है या प्रोडक्ट सेलर है, यही रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर मान लीजिए कोई डैमेज हो जाता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट मान लीजिए होता है, या सर्विसेज में कुछ कमी देखने को मिलती है, तो इसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल होगा सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट का सेलर। उसके बाद आखिरी में पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए जो एक्ट है वो पनिशमेंट के लिए कहता है कि पनिशमेंट एक कॉम्पिटिटिव कोर्ट देगा मैन्युफैक्चरर को या फिर सेल को, अगर मान लीजिए आपने कुछ अडल्ट्रेंट या स्प्यूरियस गुड्स, मतलब अगर मिलावटी गुड्स वगैरह बेचे हैं तो आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। और कोर्ट इस केस में फर्स्ट कन्विक्शन, इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन सस्पेंड कर सकते हैं किसी का लाइसेंस, जो लाइसेंस मिला हुआ है किसी पर्सन को, ऐसे लाइसेंस को 2 सालों तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर सेकंड केस में या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में कैंसिल ही कर सकते हैं लाइसेंस को। तो या तो फिर पहली चांस में 2 सालों तक के लिए आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, और दूसरी चांस में आपका हो सकता है लाइसेंस ही कैंसिल कर दें। कुछ दूसरी प्रोविजन भी दी गई है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगी 5 लाख रुपए तक के केस को फाइल करने में। दूसरा जो अमाउंट होगा है ना, अनआइडेंटिफिएबल कंज्यूमर के द्वारा ये दिया जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर डाल दिया जाएगा ऐसा पैसा। और तीसरा जो स्टेट कमीशंस हैं ये इंफॉर्मेशन वगैरह देंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना, क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब हर तिमाही जो है इनके द्वारा इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी, क्या वैकेंसी चल रही है, क्या डिस्पोजल है, क्या पेंडेंसी है केसेस की, दूसरा जो भी मैटर है सब कुछ इनको देना पड़ेगा। साथ में ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को प्रोवाइड करता है एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे कंज्यूमर इश्यूज, जो भी हेड करी जाएगी ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, विद द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एज वाइस चेयरमैन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होंगे इसके वाइस चेयरमैन होंगे, उसके साथ 34 दूसरे मेंबर्स होंगे अलग अलग फील्ड से। साथ में इसके अंदर पास जो है वो एक मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी होगा 2 स्टेट से, फ्रॉम ईच रीजन, एक नॉर्थ आपका, एक साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, उसके बाद अब देखिए रिलेटेड न्यूज कुछ और जानते हैं इसके बारे में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 जो है ये क्या है, ये रूल्स नोटिफाई करे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये एज अ पार्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के, ताकि यहाँ पे ऑनलाइन रिटेलर्स को ज़्यादा अकाउंटेबल करा जाए और उनका बिजनेस जो है, जो काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब इन रूल्स के कुछ हाइलाइट्स बताना चाहूंगी। तो पहला, ये रूल्स एप्लीकेबल है सारे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स के लिए, जिन्हें हम लोग ई टेलर्स बोलते हैं, जो कि इंडिया के अंदर या अब्रॉड में रजिस्टर्ड है, बट गुड्स वगैरह हमारे इंडियन कंज्यूमर्स को देते हो। साथ में ये सारे गुड्स जो कि ऑनलाइन बेचे जाते हैं उन्हें यहाँ पे कवर करेगा, जो भी मार्केट प्लेस या इन्वेंट्री लेड मॉडल्स के थ्रू जो भी गुड्स बेचे जाते हैं उनको कवर करेगा। साथ में मार्केट प्लेस मॉडल में जो थर्ड पार्टी सेलर लिस्ट है या सेल गुड्स, मतलब जैसे ईबे वगैरह साइट्स नहीं है, तो ये सारी की सारी जो थर्ड पार्टी सेलर्स लिस्ट है, वाइल इन द इन्वेंट्री मॉडल में, ये समझ मार्केट प्लेस मॉडल में थर्ड पार्टी सेलर लिस्ट आ गई कि मतलब यहाँ पे लिस्ट करवा दिया, ईबे जैसे नहीं है, ये लिस्ट करवा दिया और आप बेचिए इन साइट के थ्रू, ये भी आ रहा है। और इन्वेंट्री मॉडल में जो प्लेटफॉर्म स्टॉक गुड्स या प्लेटफॉर्म जो है ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें गुड्स वगैरह का स्टॉक रहता है, या फिर ये ऑनलाइन बेचते हैं ना, यहाँ पे कोई भी मल्टीपल सेलर्स नहीं होते हैं, सेलिंग वन प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल जबोंग, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ही बंदा है भाई जबोंग ही बेच रहा है, तो ऐसा कुछ है ना। अब ई कॉमर्स एंटिटीज जो है वो यहाँ पे
इनके लिए ज़रूरत है कि ये मेंशन करें कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहाँ से गुड्स और सर्विसेज बन के निकला है ना, ये काफ़ी ज़रूरी होगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, और दैट आर नेसेसरी फॉर इनेबलिंग द कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एट द प्री परचेज स्टेज, कि मतलब उनको कंज्यूमर को पता तो हो ना स्टार्टिंग में कि भैया ये हमारे को कहाँ से कहाँ का गुड है, ये तो पहले खरीदने से पहले ही पता हो, इसलिए सब कुछ कंज्यूमर को पता होने के लिए ये सब करा जा रहा है। अब कुछ दूसरी डिटेल्स को भी डिस्प्ले करना ज़रूरी है, जैसे कि सेलर कौन है, साथ में टोटल प्राइस क्या है गुड सर्विसेज का, ब्रेकअप जो दूसरे चार्जेस को हटाने के बाद, एक्सपायरी डेट क्या है, सब कुछ पता होनी चाहिए। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर देता है कि आप एक्ट करोगी अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है ई कॉमर्स के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, तो ये आप जो है इसके लिए एक्ट करोगी, किसके साथ आप कोई पीनल एक्शन ले सकती हो अंडर CPA। क्लियर है। और दोनों ही चाहे ई रिटेलर हो चाहे उनके सेलर्स हो, इनको अपॉइंट करना पड़ेगा ग्रीवियांस ऑफिसर्स को टू रेड्रेस एनी कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लेंट वगैरह को सॉल्व करने के लिए एक ऑफिसर को, ग्रीवियांस ऑफिसर को यहाँ पे इनको जो है अपॉइंट करना पड़ेगा। अब एक और न्यूज रेडिट है, समझते हैं। ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट। तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमारे 2019 का है ये वाला, इसके अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है, इसको पावर दी गई है कि आप कुछ गाइडलाइंस जो है इशू करो, ताकि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, जो गलत सलत तरीके से ट्रेडिंग होती है, वो यहाँ पे रोकी जा सके और यहाँ पे कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करा जा सके। अब देखिए गाइडलाइंस जो है वो सारे ही एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन को कवर करेंगी, चाहे वो जिस तरीके के हो, चाहे जैसा फॉर्म हो, जैसा फॉर्मेट हो, चाहे जैसा मीडियम हो। अब ये गाइडलाइंस क्या है जरा समझते हैं। पहला है डिस्क्लेमर्स। फॉर डिस्क्लेमर्स, इफ नॉट इजिली नोटिसेबल, legible, understandable to an ordinary consumer, then it will be treated as misleading advertisement। अब जो डिस्क्लेमर वगैरह डाले जाते हैं ना एडवर्टीजमेंट में, तो अगर ऐसा है कोई डिस्क्लेमर डाला गया है जो कंज्यूमर सही से नहीं समझ पा रहा है, नोटिस नहीं कर रहा है, या जो है समझ में नहीं आ रहा है कंज्यूमर को, आम कंज्यूमर को, तो ऐसे किसी भी एडवर्टीजमेंट को मिसलीडिंग माना जाएगा। दूसरी बात, फॉर एंडोसर, एंडोर्सर एंडोर्स करते हैं ना, तो एंडोर्सर के लिए सारा डिस्क्रिप्शन, क्लेम, कंपैरिजन है ना, जो वो एंडोर्स कर रहे हैं, या ये जो भी एडवर्टीजमेंट के अंदर करा गया है, जो अपीयर हो रहा है, इन आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिवली एसर्टेन एंड कैपेबल ऑफ सब्सटैंशिएशन। तो देखिए एंडोर्सर के लिए जो भी वो डिस्क्रिप्शन, क्लेम, कंपैरिजन कर रहे हैं, जो भी जो एंडोर्स ये कर रहे हैं है ना एडवर्टीजमेंट के अंदर अपनी, तो ये ऐसा करें कि ये बाद में अगर प्रूफ करने पे आए तो ये कैपेबल कर सके, मतलब कैपेबल हो इतना को इसको प्रूफ करने में, इसके लिए एविडेंस देने में कि हाँ जो भी हम कह रहे थे वो एकदम सही कह रहे थे। तीसरा इसके अंदर गाइडलाइन में है ऑन सरोगेट एडवर्टाइजिंग। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी एडवर्टाइजिंग जो है प्रोहिबिट करी गई है, शेल नॉट कर circumvent such restriction by advertising other goods or services of which it is not prohibited। अब ऐसा ये नहीं करना है कि ऐसे मान लीजिए कोई गुड्स और सर्विसेज हैं और उनकी एडवर्टाइजिंग जो है यहाँ पे प्रोहिबिट कर रखी है, रोक रखी है, ठीक है, इनको मना कर रखा है कि आप इन ऐसे गुड्स के लिए एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा ना करें कि कोई दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज जिनके लिए रोक नहीं है, तो ऐसे इसके एडवर्टाइजिंग के टाइम पे इनको भी आप प्रमोट कर दें, तो ये नहीं करना है। उसके बाद फ्री क्लेम्स को लेके बात करते हैं। तो एक एडवर्टीजमेंट जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं डिस्क्राइब करना चाहिए कि गुड और सर्विसेज फ्री हैं, या इसमें कोई चार्ज नहीं है, या कोई दूसरा इस तरीके का फ्री वाला हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। अगर कंज्यूमर को कुछ पैसा देना है अदर देन कॉस्ट वाइल बाइंग द प्रोडक्ट, ठीक है, इफ अ कंज्यूमर हैज टू पे एनीथिंग अदर देन कॉस्ट वाइल बाइंग द प्रोडक्ट। फिर समझिए, ऑन फ्री क्लेम्स एन एडवर्टीजमेंट शुड नॉट डिस्क्राइब अ गुड और सर्विस एज फ्री विदाउट चार्ज और अदर सिमिलर टर्म्स इफ अ कंज्यूमर हैज टू पे एनीथिंग अदर देन कॉस्ट वाइल बाइंग द प्रोडक्ट। अगर कंज्यूमर पे कर रहा है किसी सामान को खरीदते वक्त किसी दूसरे चार्ज को, तो आप उस प्रोडक्ट को फ्री फ्रा नहीं बता सकते हो। और उसके बाद ऑन बेट एडवर्टीजमेंट, बेट की स्पेलिंग होती है BAIT। तो बेट एडवर्टीजमेंट, अब ऐसा कुछ एडवर्टाइज नहीं करना है कि तुम कंज्यूमर को चारे डाल रहे हो और फंसा रहे हो। मतलब एडवर्टीजमेंट के अंदर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर आओ 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 गुड सर्विसेज परचेज कर लो, कोई आप इसके बारे में जानो ना, समझो ना, ठीक है, और बस इस तरीके से हमने एडवर्टीजमेंट करा कि जो सर्विस दी, जो प्राइस दिया, उस बेस पे बस खाली हमने चारा डाला, हाँ कंज्यूमर को बाकी चीजें समझने से मतलब ही नहीं, वो आके उसने ले लिया। तो ये सारी चीजें हैं, की गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। न्यूज में क्यों रहा जानते हैं। FCRA
देखिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 को पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर, अमेंड करके जो प्रोविजन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 की थी, मतलब एफसीआरए 2010 की जो प्रोविजन थी उसे अमेंड करके एफसीआरए 2020 को पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। अब ये एफसीआरए क्या होता है? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये है क्या? ये फोर्स में आया था इसलिए ताकि यहाँ पे जो फॉरेन से जो पैसा आता है, जो फंड्स आता है, उसे रेगुलेट करा जाए। ये फंड जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को आता है उसको रेगुलेट करे, और ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी इन फंड का जो है डाइवर्जन ना हो किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए। अब मान लो कि किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में भाई फॉरेन से पैसा आया और इन्होंने अपने जिस काम के लिए पैसा आया है उसमें लगाने की बजाय कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए उसे खर्चा कर दिया जो देश के लिए हानिकारक है। तो होता क्या है इस एक्ट के अंदर कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहाँ पे रेगुलेट करती है एक्सेप्टेंस और यूटिलाइजेशन, मतलब जो पैसा आ रहा है और किस तरह से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का खर्चा हो रहा है, कैसे यूज कर रहे हो इंडिविजुअल, एसोसिएशन या कंपनीज उस पैसे को कैसे यूज कर रही हैं, ये सारा का सारा रेगुलेट करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। साथ में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ये क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा डोनेशन या ऐसा ट्रांसफर है किसी भी करेंसी का, सिक्योरिटी का या आर्टिकल का, है ना, एक स्पेसिफाइड वैल्यू के ज़्यादा से आर्टिकल का किसी भी फॉरेन सोर्स से जो कि हमारे देश के अंदर आता है, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाता है। इतनी बात समझ में? अब देखिए इस ये जो अमेंडमेंट है इसकी प्रोविजंस के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी। तो पहली चीज तो ये कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने से किस पे रोक लगाई गई है। तो जो एक्ट है उसके अंदर इलेक्शन कैंडिडेट हो गए, एडिटर हो गया, पब्लिशर हो गए किसी न्यूज़पेपर के, जजेस हो गए या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए या मेंबर्स हो गए लेजिस्लेचर के, इन सारे लोगों पर रोक लगाई है कि आप कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं। साथ में अमेंडमेंट जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स को भी एक्ट करता है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, जो अमेंडमेंट आया है ये उसमें पब्लिक सर्वेंट भी इस लिस्ट में आ गए हैं। अब पब्लिक सर्वेंट्स कौन होते हैं? पब्लिक सर्वेंट्स में कोई भी ऐसा इंसान जो कि सर्विस में रहा हो, जिसे सरकार जो है गवर्नमेंट पे करती हो या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो है पे करा जा रहा हो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, कोई भी पब्लिक ड्यूटी कर रहा हो उसके अंदर उसको रेम्यूनरेशन सरकार दे रही हो या फिर पेड दे रही हो सरकार। समझ रहे हैं? तो ये आते हैं पब्लिक सर्वेंट्स। दूसरी बात प्रोविजन ये है अमेंडमेंट की कि ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। देखिए इस एक्ट के अंदर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है इसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो किसी भी पर्सन को जब तक के लिए ऐसा पर्सन जो है रजिस्टर्ड ना हो एक्सेप्ट करने के लिए ऐसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब अमेंडमेंट क्या करता है? अमेंडमेंट यहाँ पे लोग रोक ही लगा देता है ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन को किसी भी दूसरे पर्सन को। अब आप मतलब यहाँ पे ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी भी दूसरे पर्सन को। तीसरा क्या इसके अंदर प्रोविजन है? आधार हो गया, पासपोर्ट हो गया या फिर ओसीआई कार्ड हो गया, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज कार्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, जो ये ओसीआई कार्ड हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए अमेंडमेंट यहाँ पे कहता है कि जो कोई भी इंसान जिसे प्रायर परमिशन चाहिए, पहले से परमिशन चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड करे आधार नंबर को सारे ऑफिस, उसके ऑफिस बेरर्स को, डायरेक्टर्स वगैरह को, सबका। ठीक है, अगर फॉरेनर का केस है तो यहाँ पे एक कॉपी ही देंगे, एक कॉपी देंगे पासपोर्ट की, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंडियन कार्ड होल्डर का केस है तो भाई इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, या ये फॉरेनर जो है या तो फिर पासपोर्ट की, आई एम सॉरी, ये जो फॉरेनर का केस है तो ये या तो पासपोर्ट की कॉपी देंगे या तो फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड देंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ का केस है, अगर इंडियन का केस है तो यहाँ पे बताएंगे कि भैया प्रोवाइड करेंगे आधार नंबर को अपने सारे ऑफिस बेरर्स के, डायरेक्टर्स वगैरह सबके आधार को देना पड़ेगा इनको। क्लियर है? उसके बाद एफसीआरए अकाउंट की बात करें। देखिए तो अमेंडमेंट यहाँ पे स्टेट करता है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसे पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऐसे अकाउंट में जिसे डेजिग्नेट करा गया हो बैंकों के द्वारा एज अ एफसीआरए अकाउंट, और ऐसी ब्रांच में जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की है, जैसा भी नोटिफाइड करे सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद नो फंड्स अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन शुड बी रिसीव्ड और डिपॉजिट इन दिस अकाउंट। अब ये जो अकाउंट खुलेगा इस अकाउंट के अंदर कोई भी और पैसा आप नहीं ले सकते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अलावा। क्लियर है? ना डिपॉजिट करोगे ना रिसीव करोगे। दूसरी बात,
एक इंसान जो है वो ओपन कर सकता है दूसरा एफसीआरए अकाउंट किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर, ठीक है, अपनी मर्जी से कर सकता है फॉर कीपिंग और यूटिलाइजिंग द रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन। अब जो पैसा मिला है इस अकाउंट में उसको, वो इस पैसे का यूज किसी दूसरे अकाउंट में डाल के भी शेड्यूल बैंक के कर सकता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन इन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। देखिए इस एक्ट के अंदर अगर एक इंसान एक्सेप्ट कर रहा है, उसे मिल रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जिस इंसान को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो अगर गिल्टी पाया गया कि ये प्रोविजन को, इस एक्ट की किसी भी प्रोविजन को वायलेट करता है, या फिर ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन पा रहा है ये अनयूटिलाइज कर रहा है, द अनयूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन में बी यूटिलाइज, ठीक है, ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर समझिए, अंडर द एक्ट इफ अ पर्सन एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द अनयूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन मे बी यूटिलाइज ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। साफ कहने का मतलब ये है कि इस एक्ट के अंदर, पहले एक्ट के अंदर ये चीज चल रही थी कि एक इंसान जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है, अगर ये ऐसा पाया गया, गिल्टी पाया गया कि ये वायलेट कर रहा है इस एक्ट की किसी भी प्रोविजन को, तो जो पैसा उसने अभी तक इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं करा था, मतलब जो अनयूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन था, ये तभी ये यूटिलाइज कर सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन मिल जाए। अब ये जो अमेंडमेंट आया, इस अमेंडमेंट के चलते ये ऐड करा गया कि जो गवर्नमेंट है ये रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है यूसेज जो अनयूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन का है। मतलब मान लीजिए जो भी पैसा बचा उसमें से, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया उसमें से जो थोड़ा पैसा बच गया, ठीक है, अब इस पैसे को खर्चा करने के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, ऐसे पर्सन्स के लिए जो समरी इंक्वायरी पे बेस्ड हो या पेंडिंग हो किसी भी फर्दर इंक्वायरी के लिए, तो इनका जो पैसा है, इन पे जो बचा हुआ पैसा है उनकी यूटिलाइजेशन पे भी रोक लगाया जा सकता है। उसके बाद रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस की बात करें तो इस एक्ट के अंदर नॉर्मल वाले क्या था, एफसीआरए एक्ट के अंदर, कि हर एक इंसान को एक सर्टिफिकेट दिया जाता था जो कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता था, और ये सर्टिफिकेट जो है वो मस्ट रिन्यू द सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ्स ऑफ एक्सपायरेशन, मतलब 6 मंथ ऑफ एक्सपायरेशन से पहले जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट को रिन्यू करा जाता था। लेकिन जो अमेंडमेंट है इसने ये कहा कि सरकार यहाँ पे एक इंक्वायरी कर सकती है रिन्यू करने से पहले, सर्टिफिकेट को रिन्यू करने से पहले सरकार इंक्वायरी करेगी इस बात को इंश्योर करने के लिए कि पर्सन ने यहाँ पे पूरी कंडीशन को फुलफिल किया है जो कि इस एक्ट में लिखी हुई है। समझे? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिडक्शन इन यूसेज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। देखिए इस एक्ट के अंदर क्या था कि एक इंसान जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ये इसका यूज करेगा सिर्फ और सिर्फ उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए इस कंट्रीब्यूशन को दिया गया है। मतलब अगर पैसा जो है आया है किसी चीज के लिए तो उसी चीज में ये पैसा खर्चा हो। फर्दर दे मस्ट नॉट यूज मोर देन 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन फॉर मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को करने में कि भैया आने में जाने में कार्यों में जो पैसा लग गया, इस पैसे की जो कीमत हो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अमेंडमेंट ने मजबूती करी है और इस लिमिट को घटा के 20% कर दिया है। मतलब लोग ज्यादातर क्या करते थे ना कि मान लो 100 रुपए आए फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, एग्जाम्पल है, 100 रुपए नहीं आते। अब ये लोग कहते थे कि अरे मेरा तो 50 रुपए लग गया पूरा, अरे भाई वहां जाने में, ये काम करवाने में, जिसके लिए पैसा आया है उसको करने में ही हमारा पैसा लग गया, तो कैश खर्चा हो गया, इधर हो गया उधर हो गया। लेकिन अब इसको घटा के 20% कर दिया कि 100 रुपए है तो तुम 20 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। और आखिरी में सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस एक्ट के अंदर सरकार सस्पेंड कर सकती है रजिस्ट्रेशन ऐसे इंसान का फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, 180 दिनों से ज्यादा नहीं हो। 180 दिनों तक के लिए पहले क्या था कि सरकार इस रजिस्ट्रेशन को किसी इंसान के सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन अमेंडमेंट ने एक ऐड करा है कि ऐसा सस्पेंशन ये 180 दिन से ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये बात हमने कुछ करी एफसीआरए 2020 के अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर रेगुलेशन ऑफ एनजीओज के बारे में। देखिए न्यूज़ में क्यों रहा जानते हैं, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे अपनी थोड़ी मजबूती कर दी है ओवरसाइट ऑफ फंड्स रिसीव बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एनजीओज का बड़ा ही ज़्यादा फेमस टॉपिक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके मेंस में भी पूछ लिया जाए क्योंकि इस समय ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे जो फंड्स वगैरह मिलता है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, मतलब एनजीओज को, इसके लिए थोड़ा सा और मजबूती बनाई है और सही से इन्होंने देखना शुरू कर दिया है। जानते हैं एनजीओज और उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है।
देखो, एनजीओज को वर्ल्ड बैंक ने डिफाइड करा है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, जो यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों का भला होता है, गरीब जो है वो और ऊपर उठते हैं, साथ में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ में जो बेसिक सोशल सर्विसेज हैं या फिर कम्युनिटी को डेवलप करने का काम करते हैं। साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये जो गवर्नमेंट चल रही होती है फॉर्मल, उसका पार्ट नहीं होते, बट इनका एक लीगल स्टेटस जरूर होता है और इनको रजिस्टर भी करा जाता है ट्रस्ट के तौर पे, सोसाइटी के तौर पे, या किसी प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पे भी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली बताएं तो एनजीओस को बैकअप करा गया है कुछ आर्टिकल्स के अंदर, जैसे कि बच्चों आर्टिकल नंबर 19 का पार्ट 1 सबसेक्शन सी कहता है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, तो यहाँ पे एनजीओस को आप फॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। और आर्टिकल नंबर 43 भी कहता है कि टू प्रमोट कोऑपरेटिव्स इन रूरल एरियाज। और हमारी जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये भी मेंशन करती है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो ये सारी की जो चीज़ें हैं इसके अंदर एनजीओस बैकअप भी है, बैकअप भी। अब बात करते हैं प्रोविजंस जो कि आपकी रेगुलेशन से रिलेटेड है एनजीओ की इंडिया में। तो पहली चीज, फॉरेन, ये याद रखिएगा अच्छे से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अब आपने पढ़ा भी होगा फेमा के बारे में, ये 1999 का है। यहाँ पे कई सारे सर्टेन एनजीओ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं फेमा के अंदर, और ये यहाँ पे अपना फॉरेन फंड अलग अलग जो एसोसिएशन है इंडिया के अंदर वहाँ पे डिसबर्स भी करते रहते हैं। फेमा को रेगुलेट करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और इसको इंट्रोड्यूस करा गया था ताकि यहाँ पे कंसोलिडेट और अमेंड करें लॉ, जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड लॉज आते हैं, और ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि हम अच्छे से जो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट है उसे प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करें, और इसीलिए यहाँ पे फेमा को बनाया गया था। हालांकि एक अलग से लॉ, एक सेपरेट लॉ, द एफसीआरए, एफसीआरए जो लॉ है 2010 का, उसे भी लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ताकि ये लॉ अब मॉनिटर करता जो फॉरेन फंड्स दिए जाते हैं इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो हैं, इनको जो बाहर से पैसा मिलता है उसको यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए एफसीआरए 2010 को इनैक्ट करा गया। आपका एनसीआरए एक्ट 2010 का जो है इनैक्ट करा गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ये होता है पार्ट कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, share it with your friends, subscribe your channel Surf IAS, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Surf IAS and watch these videos there. Along with this, you can follow me on Twitter, Instagram, Telegram. Instagram, you can watch videos in the form of question. You can watch reels and enjoy the daily question practice. And if you want to support me in my work, press the join button and enjoy the various perks also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.